तो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस में एक और लेक्चर शुरू करेंगे बेटा। और ये लेक्चर जो है, अपन ने पहले एक लेक्चर पढ़ा था अनुक्रम की सीमा बिंदु। उसके जस्ट बाद एक टॉपिक है इसमें अनुक्रम की सीमा या लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या है। तो ये कंफ्यूज भी करता है अपने को, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसको पहले मैंने थोड़ा सा लिखा है आज कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस किसे कहते हैं या अनुक्रम की सीमा क्या कहलाती है। तो अपन क्या कहते हैं कि माना कि xn कोई वास्तविक अनुक्रम है, तो ये कहता है L एक वास्तविक संख्या यदि अपने को दी हुई है और वो अनुक्रम की सीमा कहलाएगी यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 अपन ढूंढ सकें जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर हो और इस प्रकार से विद्यमान हो कि xn और L के मापांक के अंतर को अपन चाहे जितना न्यून बना सकें। कब? जबकि n ग्रेटर देन n0 है। ठीक है। अब इसके बाद वो इस चीज़ को ये लिखता है कि सिंबॉलिक फॉर्म में इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि प्रतीकात्मक रूप में इसे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn इज इक्वल टू L से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा पार्ट है जो मैंने अभी बोला तो आपके अभी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। लेकिन अपने को समझना तो है ही कि चीज़ें किस रूप से हैं। तो आप उल्टा चलो इसमें। जैसे मैं ये कहता हूँ आपको कि कोई अनुक्रम xn है, ठीक है, और उसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे उस अनुक्रम का बिहेवियर अपने को पता करना है कि वो किस तरीके से आता है। ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो चीज़ है अपन ने 11 से पढ़ रहे हैं अपन कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn बराबर कोई एक सीमा आ जाती है। तो वो क्या है एक्चुअल में, मीनिंग क्या है इसका कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है यहाँ कि जब n बहुत लार्ज है तो अनुक्रम जो है उसकी जो सीमा है वो क्या है, L है। ठीक है। और इसको दूसरे रूप में अपन किस रूप से लिख सकते हैं कि माना xn कोई वास्तविक अनुक्रम है तथा L एक वास्तविक संख्या है और अनुक्रम xn की सीमा L कहलाएगी यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर है इस प्रकार विद्यमान है। अब ये जो लाइनें मैंने लिखी हैं ये इसकी मेन लाइन है, ये सेम चीज़ है दोनों। वो कहते हैं आप लिमिट हटा रहे हो, xn में से L घटा रहे हो तो उसके मापांक के अंतर को एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद चाहे जितना न्यून बना सकते हो। तो ये डेफिनेशन तो बुक में भी है, सब जगह मिल जाएगी आपको, और डेफिनेशन आपको इस रूप में ही उतारनी है। लेकिन इसका मीनिंग अपने को अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है और वो समझना है बेसिकली। फिर मैं कह रहा हूँ कि xn की सीमा L कहलाएगी यदि xn और L के अंतर को हम चाहे जितना न्यून बना सकें। कब? जब n एक निश्चित धनात्मक संख्या n0 से बड़ा हो। ये दोनों बातें एक हैं, ये जो मैंने लिखी है n ग्रेटर देन n0 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। पहले तो ये इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप कि n जब भी n0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि n बहुत लार्ज है। ठीक है। अब इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा। अब ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट तो क्या है, डेफिनेशन ही है। लेकिन जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उनको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो ये कहता है जैसे कोई अनुक्रम है अपने पास xn इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 5। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 2n की जगह भी n है, सॉरी, n अपॉन 2n प्लस 5। एग्जाम्पल क्या है, एक अनुक्रम है xn इज इक्वल टू n अपॉन 2n प्लस 5 और एक अनुक्रम है अपने पास xn इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे अपन। और एक और तीसरा अनुक्रम है अपने पास xn इज इक्वल टू -1 की पावर n, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं एक आध बार। तो ये कहता है कि इस अनुक्रम में मैं अगर ये कहूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर xn की वैल्यू आप निकालो तो क्या निकालते हो यहाँ पर आप कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर n अपॉन 2n प्लस 5 का मान क्या आता है बेटा, 1/2 आता है। जैसे आप n कॉमन ले लोगे और n से n कैंसिल हो जाएगा और 5 अपॉन n 5 अपॉन इन्फिनिटी आप वहाँ 0 लिख दोगे तो इसका मान क्या आता है, 1/2 आता है। लेकिन इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, यही चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी अभी इस फॉर्म में कि ये 1/2 किसका काम कर रहा है, यहाँ L का काम कर रहा है। ये इसकी सीमा है अनुक्रम की। ठीक है। और वो कहता है ये चीज़ का मीनिंग क्या है, इसको आप थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करो। तो देखो मैं इसका एक
जैसे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने बेटा, और वो ग्राफ क्या अगर अपन बनाए तो सपोज़ करो ये मैंने अनुक्रम का पहला पद लिया 1, फिर 2, फिर 3, 4, क्योंकि बनेंगी चीज़ें बहुत आसानी से नहीं ग्राफिकली, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इसको समझाने की, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अपन ये जो वैल्यू है हाफ में यहाँ ले लेता हूँ, जैसे सपोज़ करो ये वैल्यू हाफ है और यहाँ पे कहीं 1 है अपने पास, तो अपने को हाफ से मतलब है, ठीक है। अब अगर n बराबर 1 रखूँ मैं इसमें, n बराबर 1 पर अनुक्रम का मान क्या होगा, जैसे आप पहले इस अनुक्रम को लिख लो 1/2 × 1 + 5 1/7, फिर अगला मान क्या हुआ 2/9, और ऐसे ही अगला मान क्या हुआ 3/11। ये मैंने मान पहले से लिख रखे हैं और फिर मैं इसी तरीके से आगे चलता जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर 1 पर n बराबर 1 पर इसको ड्रॉ करूँ तो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ, ठीक है। 2 पर वैल्यू ड्रॉ करूँगा 2/9 को, वो कह रहा है कहीं जो अपने पास 1/7 है, सॉरी 1/7 अपना जैसे सपोज करो वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। फिर 2/9 यहाँ आ रहा है, ऐसे करते करते 3/11 अपने पास यहाँ आ रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि इस नंबर लाइन पे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, जैसे मैं ये कहता हूँ यहाँ 10 लाख आ गया, फिर यहाँ पर और मैं आगे चला और अब की बार यहाँ मैंने इस वैल्यू को ले लिया 100 लाख, क्या ले लिया 100 लाख, ठीक है। अभी जो अंतर है 1/7 और 2/9 का, वो बहुत बड़ा अंतर है अगर मैथमेटिकली आप देखोगे, ठीक है। ये आपको साफ दिख रहा है कि भाई 1/7 और 2/9 का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ, जिसको अगर 10 लाख लिख दूँ तो 10 लाख अपॉन ये कितना हो गया 20 लाख, मैं डिजिट्स नहीं लिख रहा हूँ, +5, आप अगर कोशिश करोगे तो L लिख लो इसको, तो 10 लाख अपॉन 20 लाख +5। अब इसकी वैल्यू आप निश्चित रूप से आपकी किसकी नज़दीक आती जा रही है 1/2 के, ठीक है। इसी तरह से आप मैं 10 लाख करोड़ लिख दूं इसको और 20 लाख करोड़ लिख दूं, तो इसमें जो 5 जो जोड़ रहा है उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। और वो ये कहता है कि अगर n का मान जब 10 लाख से बड़ा है, n का मान जब 10 लाख से बड़ा है तो ये चीज़ कहाँ 1/2 की तरफ आने की कोशिश कर रही है। इसकी जो वैल्यू है वो किसकी तरफ आने की कोशिश कर रही है 1/2, पूरी नहीं होती लेकिन 1/2 के लगभग नज़दीक आती है। फिर उसके बाद मैं 10 लाख 1 पे वैल्यू देखता हूँ, ठीक है। 10 लाख 1 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी, वो बिल्कुल इसके जस्ट पास ही आएगी। तो ये जो अपन ने ये जो एक अपनी बाउंड्री है हाफ, जो इस पर सीमा आती है, वो सब वैल्यूज इसके नज़दीक आ रही हैं बहुत। जैसे जैसे और आगे जाओगे आप तो बिल्कुल ही ये जो दायरा है, ये जो दायरा था अपना, मैं इस डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ एप्सिलॉन, जो अपना ये है ना xn - l < एप्सिलॉन व्हेन n इज ग्रेटर देन n0, ठीक है। ये जो मैं एक डिस्टेंस फिक्स कर ली मैंने, अगर ये सपोज करो ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है, ठीक है। आगे चल के ये डिस्टेंस कितनी हो रही है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन ही मैं ले रहा हूँ, लेकिन इस एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंतर्गत जब भी 10 लाख से बड़ी जो संख्याएं अनुक्रम के क्या होंगे अनंत पद आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो एप्सिलॉन डिस्टेंस है उसमें अपने अनुक्रम के बहुत ही न्यून पद अपने को मिलते हैं, जैसे जैसे अपना एप्सिलॉन का दायरा जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आपने जैसे ये देखा कि जैसे ही मैं n का मान 10 लाख या 10 लाख करोड़ से ऊपर ले गया तो इसकी जो नियर बाई वैल्यू है वो लगभग किसके नज़दीक आ रही है 1/2 के। जैसे 10 को डिवाइड करोगे आप 20 से तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्या आ रही है 1/2। लेकिन जैसे जैसे आप बहुत आगे जा रहे हो, n जब बहुत बड़ा है, n जब बहुत लार्ज है, तो इसका मान किसके लगभग आ रहा है 1/2 के। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अपने पास every value of the sequence after the certain point is within a distance epsilon from its length। इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस की जो प्रत्येक वैल्यू है वो एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंतर आ रही है, कब, जबकि n का मान क्या है बहुत लार्ज है। लेकिन यही चीज़ अपन यहाँ पर जब शुरुआत में कहते हैं तो ये चीज़ वो नहीं आ रही उस केस में। तो n ग्रेटर देन n0 का मीनिंग क्या है कि जब n बहुत लार्ज है तब उस केस में जो अनुक्रम का पद है वो किसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है l की तरफ, और l इस केस में इस अनुक्रम की क्या कहलाएगी सीमा कहलाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे एक पेंडुलम का भी एग्जाम्पल कई लोग देते हैं। जैसे कोई पेंडुलम है सपोज करो
और वो ये कहते हैं कि साहब ये पेंडुलम जैसे यहाँ पे स्थिर होता है, अगर अपन इसको एक बार ऑसिलेट कर दें तो किसी भी व्यक्ति से पूछे हैं तो वो ये पहला व्यक्ति ये कहता है कि साहब ये पेंडुलम इन 2 पॉइंट्स के बीच में स्थिर होगा। पहला पॉइंट जैसे इसने -10 लिया और ये वाला पॉइंट 10 लिया, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं साहब ये -2 और 2 के बीच में फिक्स होगा। तो बात तो दोनों सेम कह रहे हैं, लेकिन कौन सी बात ज़्यादा एप्रोप्रिएट है अपने लिए कि भाई ये जो रेंज को उसने सिकोड़ दिया बहुत ज़्यादा कि -2 और 2 के बीच में ही इस पेंडुलम का मान जो है फिक्स होता है, ऑसिलेट करने के बाद वो यहाँ पर जाकर फिक्स होता है। सेम चीज़ वो ये कह रहा है कि जब n, एक तो कहो आप साहब 2 से बड़ा है, तो क्या n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस अनुक्रम का मान 1/2 आता है? तो वो कहता है साहब नहीं, इन चीज़ों में तो इसका जो अंतर है, बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जहाँ पर कहीं पर मान 2/9 आ रहा है, कहीं पर 3/11 आ रहा है, और इनका मैथमेटिकली जो मीनिंग है मान का वो बहुत ज़्यादा अंतर है हमारे लिए तो। लेकिन जैसे ही अपन इस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये 10 खरब है और 10 खरब के बाद n का मान क्या है, आप इस लिमिट की वैल्यू देखो, तो आप कहोगे साहब हाँ अब ये जो वैल्यूज़ हैं लगभग जो हैं 10 खरब के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब 1/2 की तरफ टेंड कर रही हैं और बहुत कम दायरे में कर रही हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मीनिंग है कि n जब बहुत लार्ज है तो अनुक्रम xn कहाँ टेंड करता है, अपना l की तरफ। और उस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं अपन कि xn और l का अंतर एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद अपन चाहे जितना न्यून बना सकते हैं, और उस केस में l जो है अनुक्रम की क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। तो ये एक बेसिक मीनिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है बेटा। अनुक्रम के केस में, अनुक्रम की सीमा के केस में क्या कि xn यदि क्या दिया है अपने को, कोई एक वास्तविक अनुक्रम दिया है और l इसकी कोई एक वास्तविक संख्या है और l इसकी सीमा कहलाएगी कब, जब किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान हो जो कि इस प्रकार से हो कि xn माइनस l का मापांक हम चाहे जितना न्यून बना सकें एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद। ठीक है, अब ये जो मीनिंग मैंने आपको बताया इस केस में वो क्या है कि अनुक्रम की सीमा और अनुक्रम की सीमा बिंदु आपने पहले पढ़ा, तो दोनों में क्या अंतर हुआ साहब, ये भी तो समझ में आए। तो जो अनुक्रम की सीमा है वो हर हालत में अनुक्रम की सीमा बिंदु भी होगी। ये बात अपने किससे समझ में आती है कि आपने डेफिनेशन जैसे लिखी ली वो कि अगर xn कोई वास्तविक अनुक्रम है, l इसकी कोई वास्तविक संख्या है, तो l अनुक्रम की सीमा कहलाएगी यदि दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान हो जो कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn का मान क्या ले जाए, l ले जाए। ठीक है, और उस केस में मैंने क्या लिखा था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यदि xn इज इक्वल टू l है तो l अनुक्रम की क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। अब इसी चीज़ को मैंने किस रूप में लिखा कि xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन n0। तो n0 किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ, एप्सिलॉन पे। अगर मैं एप्सिलॉन का मान बदल दूंगा तो n0 का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। ये ध्यान रखना आप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। वो आपको ग्राफिकली मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि अगर मैं n का मान जैसे 1 से बढ़ा लेता हूँ और एक n का मान 10 लाख से बढ़ा लेता हूँ तो निश्चित रूप से इन दोनों का अंतर जो है पहले वाले केस में तो बहुत ज़्यादा आएगा और दूसरे वाले केस में ये मान चाहे जितना अपन न्यून बना सकते हैं। ये इसका लास्ट निचोड़ है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, और xn किसको बिलोंग कर रहा है अब इस केस में, l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन को। तो ये कहता है कि जब अनुक्रम के अनंत मानों के लिए n0 के बाद अनंत मानों के लिए अनुक्रम का मान किस में है, इस प्रतिवेश में है। और यही अनुक्रम की सीमा बिंदु की परिभाषा है। अनुक्रम की सीमा बिंदु क्या होती है कि अगर मैं कहता हूँ l अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाएगा कब, जब अनुक्रम के अनंत पद इस प्रतिवेश में उपस्थित हों। ठीक है, तो परिभाषा है, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि सीमा बिंदु के केस में तो n0 जो है वो अपन कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने को n जब बहुत लार्ज है तभी अपने को n0 अपन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है अपने कि n0 के बाद जो भी अनुक्रम के पद हैं वो उसमें एक प्रतिवेश में अनुक्रम के क्या होंगे, अनंत पद होंगे, लेकिन n0 से पहले वाले जो पद हैं उसके इसमें अनुक्रम के क्या होंगे, परिमित पद विद्यमान होंगे।
सीमा बिंदु के केस में ये वाली चीज लागू नहीं होती। तो अनुक्रम की सीमा जो है हर हालत में क्या होगी, अनुक्रम की सीमा बिंदु होगी। क्यों? क्योंकि n0 के बाद अनुक्रम के अनंत पद इस प्रतिवेश के अंदर उपस्थित होते हैं, लेकिन अनुक्रम की सीमा जो है जरूरी नहीं, अनुक्रम की सीमा बिंदु जरूरी नहीं अनुक्रम की सीमा हो। तो ये एक अंतर अपने को आना चाहिए। तो सीमा, अनुक्रम की सीमा की परिभाषा आपने क्या लिखी कि माना xn कोई वास्तविक अनुक्रम है तथा l एक वास्तविक संख्या है, तो अनुक्रम xn की सीमा l कहलाएगी यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान हो जो कि किस पे निर्भर है, एप्सिलॉन पर निर्भर है कि xn और l के अंतर को हम चाहे जितना न्यून बना सकें एक निश्चित धनात्मक पूर्णांक के बाद। और प्रतीकात्मक सिंबॉलिक फॉर्म में अपन इसको कैसे लिखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn इज इक्वल टू क्या है, l है। ठीक है, अब इसी चीज को जो मैंने आपको निचोड़ के रूप में बता दिया सारा कि कोई अनुक्रम xn है उसकी सीमा l कहलाएगी यदि xn और l के अंतर को अपन एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद चाहे जितना न्यून बना सकें। और एक चीज अपने को क्या लिखनी है इसमें कि अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम की सीमा, ये चीज़ समझने की ज़्यादा है बेटा, उससे बजाय उसके लिखने के। अनुक्रम की सीमा हमेशा उसका सीमा बिंदु होती है, हमेशा उसका सीमा बिंदु होती है, परंतु इसका विलोम, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं। सत्य नहीं कैसे कि सीमा बिंदु जरूरी नहीं अनुक्रम की सीमा हो। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल देते हो, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए जो अनुक्रम है -1 की पावर n, इसकी दो सीमा बिंदु, इसकी दो सीमा बिंदु -1 तथा +1 है, परंतु इसकी सीमा विद्यमान नहीं, परंतु इसकी सीमा विद्यमान नहीं। तो पहली बात तो यह है कि अगर अनुक्रम की सीमा है तो वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अनुक्रम की सीमा एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अनुक्रम की सीमा का यदि अस्तित्व है तो हर हालत में क्या होगी, यूनिक होगी। तो इस केस में तो क्या आ रहे हैं, दो सीमा बिंदु आ रहे हैं -1 और +1। इसका मतलब क्या है कि -1 के प्रतिवेश में भी अनुक्रम के अनंत पद हैं और +1 के प्रतिवेश में भी अनुक्रम के अनंत पद हैं। जबकि सीमा की जो परिभाषा है उसमें क्या होना चाहिए, यदि -1 के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हैं तो अनुक्रम के कुछ पद ऐसे होने चाहिए जिनके प्रतिवेश में अनुक्रम के क्या हों, परिमित पद हों। तो वो चीज़ यहाँ संभव नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ इसकी सीमा विद्यमान नहीं है। और लास्ट में आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, यदि अनुक्रम की सीमा मैं कहता हूँ l है तो आप क्या कहोगे साहब, xn में से l घटाओ। अब अपन बम्बैया भाषा बोलेंगे कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट हटाओ, xn में से l घटाओ, इसको एप्सिलॉन से कम बताओ। कब? जबकि n बड़ा है n0 से, और n0 का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। जैसे ही अपन एप्सिलॉन का मान बदलेंगे n0 का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा उस केस में। और ये आगे के एग्जाम्पलों में अपने को अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आएगी। अब जैसे अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, अनुक्रम की सीमा बिंदु पढ़ ली, अनुक्रम की सीमा पढ़ ली। अब इसके बाद आपको मैं एक और डेफिनेशन दे रहा हूँ अभिसारी अनुक्रम की, क्योंकि अपने को टॉपिक तो पूरे करना ही है बेटा। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा पार्ट था अनुक्रम की सीमा वाला जो हल्का सा बच्चा परेशान होता है, लेकिन वो आपको करना तो है ही हर हालत में। ठीक है, तो अनुक्रम की सीमा से ही अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम की परिभाषा निकलेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और उसको अपने को स्टडी करना है। तो आज तो अभी पूरा टॉपिक हो गया है अपना, तो कल ही ये टॉपिक शुरू हो पाएगा बेटा, और कल अपन इसको वापस पढ़ेंगे कि अभिसारी अनुक्रम क्या है और अपसारी अनुक्रम क्या है।